नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। चलो बने अर्थशास्त्री मुहिम के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। निवेश अर्थात उत्पादन कार्य में धन को लगाना, विनिवेश उत्पादन कार्य में लगे हुए धन को बाहर निकालना। यहां हम विनिवेश की बात कर रहे हैं। सरकारी उपक्रमों को बेचकर सरकार जब अपनी पूंजी निकालती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। सीधी सी बात है, उत्पादन कार्य में लगा हुआ धन वापस निकालना। या जो सरकार है कारखाने वगैरह को बेचती है, निजी हाथों को सौंपती है, तो उसे विनिवेश कहते हैं। अर्थात जब सरकार विनिवेश करती है तो उसका सीधा सा तात्पर्य है निजीकरण को बढ़ावा देना। और भारत में जो है ये विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में एलपीजी मॉडल के तहत अपनाई गई। जब 1991 में उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई गई, तब 244 उद्योगों को विनिवेश के रूप में चुना गया था और जिसमें से 41 रुग्ण इकाइयां ऐसी सरकारी उपक्रम जो लंबे समय से घाटे में चल रहे थे, इन इकाइयों को चुना गया था। अब यह निर्णय क्यों लिया सरकार ने विनिवेश का? 1991 तक तो विनिवेश वाली प्रक्रिया नहीं थी। सभी कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था और 1991 से विनिवेश की प्रक्रिया को अपनाया गया। तो इसके कुछ कारण थे। 1990 के दशक में क्या है, बड़ी मंदी की दशा थी और समस्त आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए विनिवेश को अपनाया गया। बहुत अधिक आर्थिक संकट थे। विदेशी विनिमय कोष जो हमारे पास, विदेशी मुद्रा भंडार जो है, वो $1 बिलियन रह गया था, जो 2 सप्ताह से अधिक आयात संबंधी दायित्वों को भी पूरा करने में असमर्थ था। मुद्रास्फीति की दर निरंतर बढ़ते जा रही थी और ये बढ़कर 12% से अधिक हो गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी तथा घरेलू ऋणों की भयावह जाल में जकड़ी हुई थी। भारत के ऊपर जो है विदेशी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के भी ऋण थे, विदेशी सरकारों के ऋण थे और घरेलू ऋणों की मात्रा भी लगातार बढ़ते जा रही थी। और सरकार जो है निरंतर घाटे का बजट बना रही थी और राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ते जा रहा था। तो इन सब विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए 1991 में सरकार को जो है विनिवेश की नीति को अपनाना पड़ा। अब विनिवेश के प्रकार, तो विनिवेश को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, सांकेतिक विनिवेश और सामरिक विनिवेश। सांकेतिक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सरकारी उपक्रमों का एक छोटा सा हिस्सा निजी क्षेत्र को दिया जाता है और सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं वो सरकारी नियंत्रण में ही बने रहते हैं। थोड़ी सी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को दे दी जाती है, जैसे 5%, 10%, 20%, 25%, अधिकतम 49%, 49% तक ही शेयरों का विनिवेश किया जाता है और 51% से लेकर 100% तक की जो हिस्सेदारी होती है वो सरकार के पास में बनी रहती है। तो ऐसे विनिवेश को हम सांकेतिक विनिवेश कहते हैं। फिर है दूसरा है सामरिक विनिवेश। इसका सेम अगली प्रोसेस, जब विनिवेश 49% से अधिक हो जाता है, अर्थात सरकार के पास में 51%, 51% से कम हिस्सेदारी रह जाती है, तो इसे सामरिक विनिवेश कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश भाग, लगभग 70%, 74% निजी क्षेत्र को विक्रय कर देती है। अपन ने देखा सांकेतिक विनिवेश जो है वो 49% तक होता है और सामरिक विनिवेश जो होता है वो 51% से लेकर 74% तक होता है। जब सार्वजनिक उपक्रम की 74% तक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को सौंप दी जाती है तो उसे सामरिक विनिवेश के नाम से जाना जाता है। अब विनिवेश की प्रक्रिया कैसे शुरुआत की गई? घोषणा तो 1991 में हुई थी,
लेकिन 1996 में विनिवेश आयोग का गठन किया उद्योग मंत्रालय के अधीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विनिवेश आयोग का गठन कब किया गया? 1996 में। शुरुआत में किस मंत्रालय के अधीन? उद्योग मंत्रालय के अधीन। विनिवेश विभाग की स्थापना कब की गई? 10 दिसंबर 1999। विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसंबर 1999 वित्त मंत्रालय के अधीन की गई थी। अब विनिवेश मंत्रालय, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन ही था, 6 सितंबर 2001। एक बार फिर से देखते हैं। विनिवेश आयोग का गठन 1996, विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसंबर 1999, विनिवेश मंत्रालय का गठन 6 सितंबर 2001, लेकिन यह वित्त मंत्रालय के अधीन था। अब अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र विनिवेश मंत्रालय की स्थापना 27 मई 2004। स्वतंत्र विनिवेश मंत्रालय की स्थापना 27 मई 2004। राष्ट्रीय निवेश कोष नवंबर 2005 में इसकी स्थापना की गई, ताकि विनिवेश से जो सरकार को आय प्राप्त हो वो उस कोष में जमा कर सके और नए तरीके से उसका निवेश किया जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना की गई नवंबर 2005। एक और परिवर्तन इसमें देखने को मिला 25 अप्रैल 2016 को। ये जो निवेश कोष था इसका नाम बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया और नाम रखा गया निवेश एवं लोक परिसंपत्ति विभाग। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। 1990 में संचालित जो सार्वजनिक क्षेत्र के 244 उपक्रमों में से 41 उपक्रमों को विनिवेश हेतु चयनित किया गया था, जो रुग्ण इकाइयां थी। इसमें से प्रथम चरण में केवल 31 सार्वजनिक उपक्रमों को वास्तविक रूप से विनिवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था। यदि हम देखें तो 1991-92 में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 1991-92 से 2013-14 तक लगभग 23 वर्षों के लंबे कार्यकाल में जो है 2,46,800 करोड़ रुपए का विनिवेश किया गया। कब से कब तक? 1991-92 से 2013-14 तक 2,46,800 करोड़ रुपए का विनिवेश। एनटीपीसी जुलाई 2004 में इसका 25% विनिवेश किया गया और फरवरी 2016 में पुनः इसका 49% विनिवेश किया गया और इस तरीके से 2016 तक एनटीपीसी का 74% जो है विनिवेश किया जा चुका था। इसी प्रकार एक और कंपनी की बात करें, हम मारुति उद्योग लिमिटेड की बात करें तो सितंबर 2005 में 2,277.62 करोड़ रुपए की विनिवेश के माध्यम से आय प्राप्त की गई। मारुति उद्योग लिमिटेड कब? सितंबर 2005 में 2,277.62 करोड़ रुपए की विनिवेश से आय प्राप्त की गई। इसी प्रकार यदि हम बात करें एनएचपीसी, ओआईएल, सीआईएल में भी विनिवेश के माध्यम से सरकार द्वारा बहुत अधिक आय प्राप्त की गई और इस प्रकार निरंतर विनिवेश की प्रक्रिया जारी रही। सरकार विनिवेश क्यों करती है? सरकार को इससे क्या लाभ होता है? तो यदि हम इनके लाभ की बात करें तो विनिवेश प्रक्रिया के प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव के कारण सार्वजनिक उपक्रमों के क्रियाकलाप, कार्यकुशलता, कार्य निष्पादन में सापेक्षिक रूप से बहुत अधिक सुधार होता है। जब सरकारी उपक्रम थे तब वो घाटे में चल रहे थे और जब उन्हीं का विनिवेश किया गया तो वे लाभ में चलने लग गए। इस प्रकार हम देखें तो उनके विनिवेश करने के बाद इन उपक्रमों के क्रियाकलाप, कार्यकुशलता, कार्य निष्पादन में निरंतर सुधार हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं तो औद्योगिक विकास दर में वृद्धि दर्ज की गई है।
विनिवेश की प्रक्रिया जब से अपनाई है, तब से औद्योगिक विकास दर में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 1998-99 में 4% थी, तो वही 1999-2000 में 7.8%, 2013-14 में 9% और वर्तमान में यदि देखा जाए तो 21-22 में 11.1% के स्तर पर बनी हुई है। तो इस प्रकार से विनिवेश के कारण औद्योगिक विकास दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। कुल पूंजी निर्माण की दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अभी जो है 8.1% वृद्धि हुई है, जो कि बहुत उत्साहजनक है। विनिवेश प्रक्रिया के लाभ के कारण निर्यातों में लगातार वृद्धि हुई है, क्योंकि उद्योगों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो इससे निवेश व निर्यातों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। मजदूरों की मांग पर नियंत्रण, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे वह बहुत अधिक मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन निजी क्षेत्र में जब से इन उद्योगों को दिया है तो मजदूरों की मांग पर भी नियंत्रण लग गया है। रोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि हो रही है। विनिवेश नीति पर बल देते हुए मोदी सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर वित्तीय वर्ष 2015-16 से लगातार विनिवेश में वृद्धि की गई है और सरकार की आय निरंतर विनिवेश से बढ़ती जा रही है। ये जो बातें हमने की अभी, तो विनिवेश से लाभ तो है, लेकिन जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इससे हानियां भी है। लक्ष्य से कम आय प्राप्त हुई है। जहां 244 उद्योग चयनित हुए थे, 31 का विनिवेश किया गया है, मतलब जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं हुआ है। मतलब जो विनिवेश की बात की गई थी वो व्यावहारिक रूप में उतनी पारदर्शिता के साथ में उसे लागू नहीं किया गया है। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा मानक अकाउंटिंग व सुदृढ़ अंकेक्षण कार्यक्रम नहीं अपनाए जाना और विनिवेश के मूल्यांकन में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है कि जो सार्वजनिक उपक्रम थे, सरकारी कंपनियां थी, उन्होंने ना तो उसका ऑडिट ढंग से करवाया था, न उनकी प्रक्रिया अच्छी थी, तो इसलिए विनिवेश से लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इसका आकलन करने में भी बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। सार्वजनिक उपक्रमों में देश के करदाताओं का धन लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, ये सरकारी उपक्रम है और इसमें लोगों ने जो टैक्स दिया इसके आधार पर ये बने हुए हैं और इन लाभदायक उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेचना उचित नहीं है। आलोचक तो ये तक बोलते हैं कि ये धन लुटाने जैसा है कि वही जो सार्वजनिक उपक्रम है पहले घाटे में चल रहे थे, निजी हाथ में जाते हैं तो लाभ में चलते हैं। इसका मतलब ये है कि वह कार्य प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी, ना कि उसका विनिवेश करने की। लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग बजटीय घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा किया जाता है, जो कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नियमों के विरुद्ध है। विनिवेश करके या विनिवेश से जो राशि प्राप्त होती है उसे बजटीय घाटे को पूरा करने में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। श्रमिक हितों की अनदेखी की जा रही है। जब सार्वजनिक उपक्रम निजी क्षेत्र के हाथ में जाता है, निजी हाथों में जाता है, तो मजदूरों की लगातार छटनी करते हैं। कई मजदूरों को रिटायरमेंट से पहले वीआरएस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, ऐच्छिक रिटायरमेंट लेना होता है। स्पष्ट एवं व्यापक पारदर्शी नीति का अभाव कि कौन से उद्योगों का विनिवेश करना है, कौन सा नहीं, इसके लिए सरकार की कोई स्पेशल गाइडलाइन अभी तक नहीं बनी हुई है। विनियोग मंत्रालय की गाइडलाइन की अनदेखी की जाती है। जो विनिवेश आयोग बना, विनियोग मंत्रालय बना, उन्होंने जो गाइडलाइन दी है कि इस नियमों के तहत हम विनिवेश कर सकते हैं, तो उसकी भी अनदेखी की जा रही है। मूल्यांकन प्रक्रिया कर्मचारी और ट्रेड यूनियन के कड़े विरोध के कारण पारदर्शी नहीं है। स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति भी नहीं है। विनिवेश प्रक्रिया के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों का शेयर विदेशी कंपनियों को बेचना, ये भी एक
बड़ी कमी देखी गई है। तो इस तरीके से हमने देखा विनिवेश क्या है, विनिवेश की प्रक्रिया कैसे अपनाई गई, विनिवेश से कौन-कौन से लाभ होते हैं और विनिवेश से कौन-कौन सी हानियां होती है। तो मित्रों, इसी तरीके से अर्थशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं को सरल सहज तरीके से समझने के लिए सार्थक पहल के साथ जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।